क्योंकि सुना है जब इन मखलूक़ात का जिक्र होता है तो ये बड़े इंटरेस्ट से आपके करीब आ जाती हैं और अपनी बातें सुनने लगती हैं। आपको डर ना लगे, आयतुल कुर्सी पढ़ लें। तो चलते हैं अपनी स्टोरीज की तरफ। मेरा नाम दानिश है और मैं कनाडा से हूँ। मेरा ताल्लुक पाकिस्तान कराची से, लेकिन जब मैं 7 साल का था तो मैं कनाडा मुंतकिल हो गया था। मेरे साथ ज़िंदगी में एक बहुत ही अजीब वाक़या हुआ। जब से मेरी शादी हुई है, मैं और मेरी बीवी रात को तफरीह के लिए आपकी कहानियाँ सुनते हैं। हमें बहुत मज़ा आता है और आपकी कहानियाँ वाकई अच्छी होती हैं। जिस तरह से आप इन्हें बयान करते हैं वो भी हमें बहुत पसंद आता है। मेरी शादी से पहले मैं और मेरे 5 दोस्त अक्सर खौफनाक जगहों पर जाया करते थे। हम गूगल पर तलाश कर लेते थे कि कौन सी जगह खौफनाक है, जैसे गोस्ट रोड वगैरह। उनमें से एक ख़ास जगह है जो हमारे घर से 15 मिनट की ड्राइव पर है, जिसका नाम ओल्ड फंच है। वहाँ रात को घुप अंधेरा होता। ये जगह इसलिए खौफनाक है कि वहाँ किसी लड़की की सालगिरह मनाई गई थी और उसके बॉयफ्रेंड ने इसके साथ ज्यादती की और फिर उसका मर्डर कर दिया। ये वहाँ के लोगों का कहना है कि तब से इसकी रूह वहाँ भटकती है और अगर कोई वहाँ जाकर हैप्पी बर्थडे बोले तो वो सामने आ जाती और फिर उनके साथ कुछ अजीब मामलात होते हैं। 15 साल पहले वहाँ से एक लड़के की लाश भी मिली थी, जिसका कत्ल अभी तक हल नहीं हुआ। कनाडा में जब तक केस हल ना हो तब तक इसकी फाइल बंद नहीं होती। आप इस जगह को गूगल पर भी तलाश कर सकते हैं, आपको वहाँ की काफ़ी वीडियोस दिखेंगी। ये वाक़या 2012 का है, जब मैं 20 साल का था। इससे पहले मैं एक कंपनी में जॉब करता था और साथ में पढ़ता भी था। उस सुबह मुझे सुपरवाइज़र की सीट पर प्रमोशन मिली थी, तो मैं और मेरे सारे दोस्त उसका जश्न मनाने के लिए रात को निकल गए। मेरे दोस्त की गाड़ी थी, उसमें मैं, मेरा कज़न, 2 और लड़के थे और पीछे की गाड़ी में 2 लड़कियां थी जो हमारी दोस्त थी। अब उन दोनों की शादी हो चुकी है और उनके साथ भी 2-3 लड़के थे। हम लोग रात के 1:30 बजे उस जगह की तरफ निकल गए। जब हम वहां पहुंचे तो वहां एक पुल है जहां उस लड़की के साथ बुरा वाकया हुआ था। वहां जाकर हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी, यानी कि हमने सड़क के बीच रोक दी। वहां कोई आता जाता नहीं था, तो हमें कोई इतनी परेशानी नहीं थी। मैं अपनी गाड़ी से निकला और गाड़ी की लाइट्स बंद कर दी। खूब अंधेरा हो गया क्योंकि मेरे पीछे मेरे दोस्त थे, इन्होंने भी लाइट्स बंद कर दी। हम वहां जोर जोर से हैप्पी बर्थडे बोलने लगे ताकि शायद कोई चीज हमारे सामने आ जाए और हम इसे देख सकें। जब कुछ नहीं हुआ तो हम आगे की तरफ बढ़ने लगे। एकदम मेरी दोस्त जो पीछे बैठी हुई थी, इससे गाड़ी का तवाज़ुन बिगड़ा और इसकी गाड़ी मेरी गाड़ी के बम्पर पर आकर टकरा गई। मैंने गाड़ी रोक दी और पूछा क्या हुआ। इसने कहा कि इसके सामने इतनी तेज रोशनी थी और उसे लगा कि कोई अजीब सी मखलूक इसके सामने खड़ी है, जिसके लंबे बाल थे और वो कुछ कह रही थी। एकदम से मेरा ध्यान हटा और मैंने गाड़ी मार दी। मैं गाड़ी से उतरा और कहा कि चलो कुछ नहीं होता। पहले तो मुझे लगा कि वो मजाक कर रही है, लेकिन जब गाड़ी दोबारा स्टार्ट नहीं हुई तो मुझे एहसास हुआ कि कुछ गलत है। मेरे दोस्त ने भी अपनी गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इसकी गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हुई। उन दिनों मेरे पास BMW थी। क्या देखता हूँ कि आगे से मेरी गाड़ी के सारे सेंसर्स बोलने लगे। BMW गाड़ी के सेंसर्स तब ऑन होते हैं जब आपकी गाड़ी के सामने से कोई गुजर रहा हो। मैं आगे देख रहा था तो गाड़ी की हेडलाइट ऑन हो रही थी। गाड़ी का सेंसर अपने आप बोले जा रहा था। मुझे बहुत अजीब सा लगा। तब हम बहुत नौजवान थे और इन चीज़ों पर यकीन नहीं करते थे। मैं गाड़ी से उतरा और कहा कि अगर तुम हो तो आकर मुझसे बात करो। मुझे पीछे से किसी ने जोर से धक्का मारा और मेरा सर मेरी गाड़ी के शीशे पर जाकर लगा और वो शीशा भी क्रैक हो गया। तब भी मुझे बहुत गुस्सा आया। मुझे लगा शायद ये हरकत मेरे दोस्त ने की है। मैं गाड़ी में बैठा और दोबारा गाड़ी स्टार्ट करने की बहुत कोशिश की।
मैंने गाड़ी का सब कुछ चेक किया, फिर मैंने सोचा मैं किसको कॉल करूं, लेकिन मेरे मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा था। ऐसा कुछ नहीं होता कि फ़ोन में सिग्नल ना आए। मेरे बाकी सारे दोस्तों ने भी चेक किया, किसी का भी नेटवर्क नहीं आ रहा था। हमने सोचा कि चलो पैदल चलते हैं, काफ़ी रात हो गई है। हमें वहाँ पर फार्म टाइप का एक पुराना सा घर मिला। मेरे दोस्त ने कहा कि चलो यार यहाँ जाकर दस्तक देते हैं, शायद इस बंदे के पास बैटरी बूस्टर वगैरह हो, तो इससे गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर चल रहे थे, क्योंकि सबको डर लग रहा था कि सर्विस भी नहीं आ रही है और जीपीएस भी 4 किलोमीटर का रास्ता दिखा रहा। हम लोगों ने उस घर की तरफ बढ़ना शुरू किया। वो फार्म बहुत पुराना और टूटा फूटा सा था। मेरे कजन ने कहा कि रात के इस वक्त हमें यहाँ कौन मिलेगा, अपनी वॉक जारी रखते हैं, कुछ नहीं होगा, आगे चलते हैं, फिर सुबह आकर यहाँ से गाड़ियाँ उठा लेंगे, या फिर वापस चलकर किसी ब्रिज पर रुककर जब सिग्नल आ जाएंगे तो गाड़ियाँ टो करवा लेंगे। हम सब ने फैसला किया कि ये ठीक है, वैसे भी हमें यहाँ कौन मिलेगा। हमने आगे बढ़ना शुरू किया। हमें ऐसा लगा उस फार्म की तरफ से कोई बंदा बहुत तेजी से हमारी तरफ आ रहा है। जब मैंने उसकी तरफ देखा, उसका लिबास पूरा सफेद था, उसका मुंह सारा कवर था। आपको इसकी हाइट बताऊं तो मैंने आज तक इतनी लंबी हाइट किसी की नहीं देखी। इसकी हाइट 8 फीट तक थी। उसे देखकर एकदम से हम सब ने वहां से दौड़ लगा दी। हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई हमें पीछे से धक्के दे रहा है, हमें नाखून मार रहा है। इसके बाद मेरी दोस्त जमीन पर गिर गई। मेरे कजन ने जाकर इसे उठाया, लेकिन वो उसे उठा ही नहीं गई। मेरा कजन काफी बॉडी बिल्डर टाइप का बंदा, वो काफी वर्कआउट वगैरह करता है, मैं खुद भी करता हूँ, लेकिन वो इसे उठा ना सका। इसका बॉडी वेट इतना ज्यादा हो गया था जैसे लोहे का कोई टुकड़ा उठा रहा। फिर मैं गया, मैंने भी जोर लगाया, लेकिन वो जमीन से उठ ही नहीं पा रही थी। इसके बाद हम चारों लड़के आए। मैंने इसका राइट हैंड पकड़ा, मेरे कजन ने लेफ्ट, बाकी दोनों दोस्तों ने इसकी टांगें पकड़ी और इसको खींचा, मगर तब भी वो हिल नहीं रही थी। रात के तकरीबन 2:30 बज रहे थे और हम सब लोग शदीद डर गए थे। उसके बाद मुझे ख्याल आया क्यों ना मैं अल्लाह को याद करूं और कलमा पढ़ूं। मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की, तब जाकर उसका वजन कम हुआ। फिर हमने इसे उठाया और आगे की तरफ चल दिया। जब अगले दिन हम लोग घर पहुंचे तो हम सब ने अपनी बैग्स चेक की। हमारी सबकी बैग्स पर इतने गहरे और लंबे नाखूनों के निशान थे। सुबह जब हम लोग अपनी गाड़ियां लेने गए तो सबके शीशे टूटे हुए थे। मेरी वो दोस्त जिसको वहां कुछ नजर आया था, इसकी विंडशील्ड पर लिखा हुआ था हैप्पी बर्थडे टू यू। ये जगह वाकई खतरनाक है। इसके बाद भी मैं एक दफा वहां चक्कर लगा चुका हूं, मगर दिन के वक्त। रात के वक्त अब जाने की हिम्मत नहीं होती। इससे पहले भी मैं और मेरे दोस्त बहुत दफा वहां से गुजरे, लेकिन हमने कभी कुछ ऐसा महसूस नहीं किया था। लेकिन उस रात के बाद मेरा कोई कजन दोस्त वगैरह वहां से नहीं गुजरे। तो ये थी मेरी कहानी। अगर आपको अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम अज़ान भाई, मेरा नाम नवीद है और मैं 25 साल से लंदन में हूँ। मेरी स्टोरी 10-12 साल पुरानी है। मेरे कज़न का एक क्लास फेलो यहाँ पर आया था स्टूडेंट वीज़े पर, और इसको यहाँ जॉब नहीं मिल रही थी। वो व्हील्स में था जबकि मैं लंदन में होता हूँ। तो मेरे जब कज़न अमेरिका से मुझे मिलने आए तो उन्होंने मुझे बताया कि वो काफ़ी अरसे से बेरोज़गार है। तो मैंने इनसे कहा कि आप इसे मेरे पास भेज दें। मैं होटल में मैनेजर था और मेरे पास रूम भी होते थे। तो मैंने इससे कहा कि मैं इसे किसी रूम में एडजस्ट कर लूँगा या फिर अपने साथ एडजस्ट कर लूँगा और इसकी जॉब भी देख लेंगे। तो खैर वो यहाँ मेरे पास आ गया। 1 हफ्ता जॉब तलाश करने के बाद हमें कोई लोकल जॉब तो नहीं मिली। यहाँ एक इलाका है, वहाँ एजेंसी होती थी। 20 पाउंड लेकर लोगों को आउट ऑफ लंदन काउंटीज में विलेज के अंदर जो रेस्टोरेंट होते हैं वहाँ पर जॉब दे देते हैं और साथ में रिहाइश भी देते थे। तो इसने कुछ अर्सा ट्रेनिंग की
और फिर इसकी हेड वेटर की जॉब लग गई। इसके बाद 6 महीने इनकी ये जॉब चली। जब सीजन ऑफ हो गया तो इन्होंने कहा कि अब आप कोई दूसरी जॉब देख लें। तो उन्होंने परेशान होकर मुझे फ़ोन किया कि वो कह रहे हैं कि आप जाओ। तो मैंने कहा कि ठीक है, तुम मुझे अपना पोस्ट कोड भेज दो। तो इसने कहा कि आप इतनी दूर आओगे। तो मैंने कहा कि मैं आ जाऊंगा, कोई मसला नहीं है। तो इसने कहा ठीक है, फिर पेट्रोल मैं डलवा दूंगा। मैंने कहा कि पेट्रोल का भी कोई मसला नहीं है। तो इसने कहा कि नहीं, पेट्रोल मैं डलवाऊंगा तो फिर ही आप आना, वरना मैं बस से आ जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है। तो मेरा जो घर था वहाँ से तकरीबन 2-2.5 घंटे का रास्ता था। खैर मैं चला गया और मुझे पहुँचते पहुँचते शाम हो गई। तो मगरिब के बाद जब हम लोग वहाँ से निकले तो गाड़ी में हाफ पेट्रोल था। तो इसने पूछा कि पेट्रोल डलवाएं या फिर ऐसे ही चलेगा। तो मैंने कहा कि डलवा लो। इसने कहा कि अभी हाफ है तो आगे जाके डाल लेंगे। हम बोर्ड साइंस को फॉलो करते जाते थे। हमने ट्रैवल शुरू किया और साइन फॉलो करते हुए जाने लगे। एक राउंड अबाउट आया और वहाँ पर 5 एग्जिट थे। तो मैं उन एग्जिट पर कंफ्यूज हो गया। हमें 3rd या 4th लेना था। हमने दूसरा एग्जिट ले लिया। अब ये वो एग्जिट था जो जंगलों के अंदर से छोटी सी पतली सी रोड जाती है, जो लोकल लोगों के लिए होती है या अंदर छोटे विलेज में जाने के लिए होती है। वो सिंगल रोड होती है और अगर सामने से कोई गाड़ी आ जाए तो आपको अपनी गाड़ी साइड पर उतारनी पड़ती है या फिर रिवर्स करनी पड़ती है। तो इसे कंट्री लाइन कहते हैं। तो मैंने इससे कहा कि मुझे ये अनफैमिलियर रास्ता लग रहा। इसने कहा कि आगे कहीं ना कहीं तो ये निकल जाएगा। खैर हम लोग उसी रास्ते पर चलते रहे और फिर गाड़ी ने साइन देना स्टार्ट कर दिया कि फ्यूल कम है, क्योंकि काफ़ी ड्राइव की थी। हम लोग थोड़ा इंजॉय भी कर रहे थे। वहाँ पर काफ़ी अंधेरा था और स्ट्रीट लाइट भी नहीं होती जो कंट्री लाइन होती है। अगर लाइन बंद कर दो तो वहाँ खूब अंधेरा होता है। काफ़ी देर चलने के बाद वो कहने लगा कि ना यहाँ लेफ्ट पे कोई घर है और ना राइट पे, काफ़ी सुनसान जगह। मैंने कहा कि हाँ। तो उसी तरह हमने तकरीबन वहाँ पर एक घंटा ड्राइव कर लिया था, लेकिन वहाँ पर कोई ऐसी जगह नहीं आ रही थी। हम सोच रहे थे कि कोई पेट्रोल पंप आ जाए, क्योंकि गाड़ी का फ्यूल बिल्कुल ही कम था। थोड़ी देर और ड्राइव करने के बाद हमें 3-4 घर नजर आए और वहाँ पर एक पेट्रोल स्टेशन भी था, लेकिन वो बंद था। टाउन के अंदर 11 बजे पेट्रोल स्टेशन बंद हो जाते हैं। खैर हम इससे आगे निकले और फिर उसी तरह का रास्ता शुरू हो गया, कोई घर नहीं। तो थोड़ी देर और ड्राइव करने के बाद हमें वहाँ अंधेरे में एक लाल रंग की रोशनी नजर आई। हमने कहा कि यहाँ ना बंदा ना बंदे की साथ, तो ये रोशनी किस तरह की है? ये कोई गाड़ी भी नहीं है। या फिर साइकिल के पीछे एक लाल रंग की लाइट होती है कि जब गाड़ी की लाइट पड़े तो वो रिफ्लेक्ट होती है। तो जब इसके करीब पहुंचे तो मैंने देखा कि एक आदमी है, इसके लंबे लंबे बाल हैं। साइकिल की साइड पर 5-6 टिफिन कैरियर लटके हुए हैं और वो एक साइड पर होकर हमें इशारा कर रहा है, क्योंकि एक टाइम पर एक ही गाड़ी गुजरेगी। तो वो थोड़ा साइड पर हो गया। तो मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी और फिर जब हम इसके बराबर से गुजरे और इसने हमारी तरफ देखा तो इसकी शक्ल बिल्कुल भी नॉर्मल इंसानों की तरह नहीं थी। उसकी नाक काफ़ी लंबी थी और चेहरे पर भी सफ़ेद कलर का कुछ लगा हुआ था। उसकी आंखें ग्रीन थी। यहाँ पर हरी आंखों वाले गोरे बहुत कम होते हैं। हरी आंखों वाले ज़्यादातर आयरिश होते हैं। क्योंकि मैं आयतुल कुर्सी पढ़ रहा था तो इसने बड़े गुस्से से मेरी तरफ देखा और आगे जाने का इशारा किया। हम लोग काफ़ी टाइम से गाड़ी चला रहे थे, तो पीछे भी कोई आबादी नहीं थी और ना ही आगे। हम लोग वहाँ से थोड़े आगे गए तो हमें एक फ्लैट नज़र आया। वहाँ पर शायद कोई टाउन आ चुका था, लेकिन तब तक हमारा पेट्रोल बिल्कुल एंड था। हमने कहा कि हम फ्लैट की पार्किंग में गाड़ी पार्क कर लेते हैं। जब हम लोगों ने पार्किंग में गाड़ी पार्क की तो फ्लैट के अंदर से एक आदमी और एक औरत अपने कुत्ते को लेकर बाहर निकले। शायद वो इसे टहलाने ले जा रहे थे, क्योंकि तब तक सुबह का टाइम हो चुका था, 4 बज रहे होंगे। यहाँ पर सर्दियों में मगरिब बहुत देर से होती है, तकरीबन 10-10:30 बजे होती है। 2:40 तक फजर हो जाती है। तो जब वो लोग
बाहर निकले तो हमें देखकर थोड़ा घबरा गए। तो मैंने इनसे कहा, हमारा पेट्रोल खत्म हो गया, क्या यहाँ पर कोई पेट्रोल पंप है? तो उन्होंने कहा, जी बिल्कुल, पीछे ही है। फिर वहाँ से हम पेट्रोल स्टेशन गए और पेट्रोल फुल किया। फिर वहाँ से हम लोग घर आ गए। भाई अब मैं आपको अपनी दूसरी स्टोरी बताना चाहूँगा कि हमारे घर के बाहर मेन लंदन में एक एरिया है, प्लमसेट स्ट्रीट। वहाँ पर एक बार्कले बैंक है। इसके ऊपर 4 मंजिला फ्लैट थे और बिल्कुल टॉप पर हमारा फ्लैट था। वहाँ पर हम 3 लड़के रहते थे, 2 स्टूडेंट थे और एक मैं था। जब तक वो दोनों मेरे साथ रहे, एक का नाम अमीर अब्बासी था और दूसरे का नाम जैदी, तब तक तो कोई मामला नहीं हुआ। कुछ अर्सा वो मेरे साथ रहे और बाद में वो मूव हो गए। इनकी कहीं जॉब लगी तो वो वहाँ चले गए। एक आउट ऑफ सिटी अपने सिस्टर के पास चला गया। फिर मैं वहाँ अकेला रह गया। कुछ अर्सा मैं वहाँ अकेला रहा, कुछ भी नहीं होता था घर के अंदर। फिर मेरे भाई तौसीफ का वीज़ा लगा, वो भी मेरे साथ आ गया और रहने लगा। फिर कुछ अर्से बाद पाकिस्तान से यूके स्टूडेंट वीज़े बहुत ज़्यादा लगने शुरू हुए, तो यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट आना शुरू हो गए। तो लोगों को अकोमोडेशन मिलती नहीं थी, तो अगर कोई रेफरेंस से मुझे फ़ोन करता था तो मैं इसे अपने पास शेयरिंग पर रख लेता था। तो तकरीबन 2-3 लड़के एक साथ आ गए। वो जगह थोड़ी कम थी, लेकिन मैंने फिर भी रख लिया कि जब तुम लोगों की रिहाइश अरेंज हो जाए, तुम लोग यहाँ से चले जाना, रहते रहो जब तक तुम लोगों ने रहना, और किराए में शेयर कर लेना। तो एक बेड था हमारा और वो लोग नीचे ज़मीन पर गद्दे वगैरह डालकर सब सो जाते थे। मैं अपनी ड्यूटी पर शाम को 4-5 बजे निकलता था, रात को 1-2 बजे आता था। फिर सोते सोते सुबह हो जाती थी। मैं फजर पढ़ के सोता था कि जॉब लगी तो ये लोग भी जाना शुरू हो गए। मेरा भाई 12 बजे चला जाता था और ये लोग भी 12-1 बजे तक निकल जाते थे। मैं शाम में जाता था तो मैं अकेला होता था। तो दोपहर का टाइम था और मैं नाश्ता करके लेटा हुआ था। फेसबुक पर वीडियोस वगैरह देख रहा था, तो वो देखते देखते मेरी आंख लग गई। तो मैं तकरीबन घंटा सोया हूँगा। तो मेरे जहन में ये आ रहा था कि मुझे उठना है और काम के लिए निकलना है। मैं उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझसे उठा नहीं जा रहा था। जैसे कि कभी होता है कि इंसान आवाज़ भी निकाल रहा होता है तो उसकी आवाज़ नहीं निकलती। उठने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन उठा नहीं जाता। तो मेरे साथ भी कुछ इसी तरह से हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरा मुंह बंद किया हुआ है और मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। मैं बहुत परेशान हो गया। मैं सोचने लगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे बराबर में लेटा हुआ। तो मैंने सोचा कि शायद मेरा भाई या दोस्त आकर लेट गया होगा। और फिर जब मैं अपना हाथ उठाकर बराबर में लेकर गया तो मेरे हाथ में एक हाथ आया, लेकिन वो हाथ किसी छोटी बच्ची या बच्चे का था। तो मैंने कहा कि ये कौन है, और मैं बहुत ज़्यादा डर गया। मैं समझा कि शायद मेरा वहम है। इस टाइम तक मेरी आंख बंद थी और बंद आंखों के साथ ही मैं ये सब कर रहा था। और जब मैंने दोबारा हाथ रखकर चेक किया तो फिर मेरे हाथ पर वही हाथ लगा। और फिर मैंने थोड़ी हिम्मत करके पूछा, कौन हो, कौन हो तुम? तो मेरे कानों में आवाज आई कि शारदा। उस टाइम मुझे लगा कि आज मेरे साथ कोई सीन हो गया। तो मैंने दिल में बड़ी मुश्किल से आयतुल कुर्सी पढ़ी और फिर जब मैंने आँख खोली तो कमरे में कोई भी नहीं था। खैर मैंने इस चीज़ को इग्नोर किया और मैं जॉब पर जाने के लिए रेडी हुआ, क्योंकि मैं लेट हो रहा था। अब बाकी सब भी रात में आते थे और मैं भी रात को ही आता था, लेकिन वो लोग थोड़ा जल्दी आ जाते थे। तो जब मैं घर आया तो मैंने कहा कि अगर मैंने इनसे जिक्र किया तो कहीं ऐसा ना हो ये डर कर घर छोड़कर चले जाएं। तो मैंने किसी से कोई जिक्र नहीं किया। और जब दूसरे दिन मैं सुबह उठा तो सब नाश्ते के लिए उठे हुए थे। मैं जल्दी उठ गया था। उनमें एक लड़का था, अली जैदी। वो थोड़ा लेट हो जाता था, बाकी सब चले गए और फिर मैं और अली थे। तो उसने मुझसे पूछा कि नवीद भाई आप जल्दी उठ गए? तो मैंने इससे कहा कि यार अली मुझे तुमसे एक बात करनी है। तो कहने लगा जी बोले। तो मैंने इसको सारा वाकया सुनाया
कि ये मेरे साथ हुआ है। तो इसने कहा कि आपके साथ भी ये हुआ है? तो मैंने कहा कि क्या मतलब? इसने कहा कि नवीद भाई, 1-2 दिन पहले ये मेरे साथ भी हुआ है। वो लोग बेड पर सोते थे और मैं नीचे सोता था। तो वो कहता है कि अचानक वही कैफियत हुई कि मुझसे उठा नहीं जा रहा था और ना ही मेरी आवाज़ निकल रही थी। तो मेरे हाथ से भी किसी बच्चे का हाथ टकराया। तो मैंने काफ़ी ज़ोर से अब्दुल्ला को बुलाया, पहले से बहुत ही आहिस्ता आवाज़ में, अब्दुल्ला। काफ़ी देर ये कैफियत रही। फिर जब एकदम मैं झटके से उठा तो मैंने अब्दुल्ला और एहतशाम को उठाया। तो उन्होंने कहा कि भाई, तुम्हारा वहम है, तुम्हारे साथ कोई ना कोई मसला हो रहा। और फिर जब मैंने इसके साथ जिक्र किया तो इसने कहा ये मामलात आपके साथ नहीं है, आप तो पहले से ही यहाँ पर रह रहे हैं, कभी पहले ऐसा हुआ है? तो मैंने कहा नहीं। उसने कहा कि ये मसला अली के साथ है, इसके घर में भी इसके साथ इस तरह की चीज़ें होती रहती थी। जब इसने ये बताया तो थोड़ी मेरी जान में जान आई। खैर, जब मैं इसके बाद घर आता था तो आयतुल कुर्सी पढ़कर आता था और जाते हुए भी खुद पर दम करता था। और फिर इसके बाद कभी किसी के साथ कोई ऐसा सीन नहीं हुआ। तो ये थी मेरी स्टोरीज। अदनान भाई से अपने चैनल पर लाजमी शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, आपने भी अपनी स्टोरी हमसे शेयर की। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। मेरा नाम माहीन है और मेरा ताल्लुक कराची से है। मैं आपको अपनी पप्पू की एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। मेरी पप्पू का नाम फिजा है और वो गांव में रहती है। इनकी उम्र 20 साल है और वो रहने आई हुई थी। वो मेरी दादी के साथ एक ही कमरे में सोती थी और रोजाना की तरह मामूल चल रहा था। रात के तकरीबन 1 बज रहे थे और मुझे शरारत सूझी कि मैं इन्हें डराऊं। मुझे पता है कि वो नहीं डरती और बहुत बहादुर है, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि क्या पता वो डर जाए। तो मैंने मजाक में इन्हें पड़ मारा, लेकिन इन्होंने कोई रद्द अमल नहीं दिया। तो मैं सो गई। आधी रात हुई तो वो चीखने लगी और इनकी चीखों से सब उठ गए। दूसरे कमरे से मेरे बाबा, मेरे भाई, मेरी मम्मा सब आ गए कि क्या हुआ। मेरी दादी इतनी परेशान हो गई कि फिजा को क्या हुआ। वो बस अपने आप को मारने लगी और रो भी रही थी और कह रही थी कि मुझे बचाओ। मेरे बाबा ने फिजा के ऊपर कुरानी आयात पढ़ना शुरू कर दी तो वो चंद मिनट के लिए खामोश हो गई। फिर इन्हें दूसरे कमरे में सुलाया गया। मेरी दादी और मेरे बाबा उनके ऊपर कुरानी आयात पढ़कर फूंक रहे थे। फिर आधे घंटे बाद वो फिर से अपने आप को मारने लगी और चीखने लगी। वो किसी मर्दाना आवाज में कह रही थी, वो हम में से किसी को नहीं छोड़ेंगे। वो सारी रात अपने आप को मार रही थी और कुछ ना कुछ कह रही थी। मेरे बाबा और मेरी दादी बहुत डर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि इनके अंदर कोई और मखलूक आ गई। फिर हमने एक आलिम को फोन किया और उस आलिम ने कुछ पढ़कर इन पर दम किया तो वो खामोश हो गई। जब वो सुबह उठी तो इनके पूरे जिस्म में दर्द हो रहा था और बुखार भी बहुत था। फिर कुछ देर बाद मैंने इनसे पूछा कि रात को क्या हुआ था। तो वो कहने लगी कि रात को तुम्हारे भाई ने कहा कि मेरे पीछे आओ। तो मैं उठी और इसके पीछे गई। इसने मुझे एक आईना दिखाया तो मैंने वो आईना देखा। जब मैंने इस आईने में देखा तो ऐसा लगा मुझे हिप्नोटाइज कर रहा। और इसके बाद मुझे कुछ याद नहीं कि क्या हुआ था। फिर जब हमने इस आलिम से पूछा कि फिजा को क्या हुआ था तो ये कहने लगे कि ये पाक साफ नहीं रहती, इसलिए बुरे जिन्नात ने इसे अपने काबू में किया था। फिर इनका इलाज चला। इसके बाद वो कुछ दिनों में अपने गांव वापस चली गई, लेकिन अब भी इनके साथ हादसे होते रहते हैं। कभी उनको कोई दिखता है तो कभी वो अक्सर रात को कहीं गायब हो जाती है। और जब मेरी दादी वाले इन्हें ढूंढते हैं तो वॉशरूम में मिलती हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि उनके लिए दुआ करें कि वो ठीक हो जाएं। मेरी ये कहानी बताने का मकसद ये है कि पाक साफ रहें, बावजू रहें। ऐसी मखलूक ऐसे इंसानों पर कभी अटैक नहीं करती जो पाकीज़गी में रहते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने अपनी स्टोरी शेयर की। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ।
अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। कहानी शुरू करने से पहले बता दूं, ये कहानी मेरी अपनी है। मेरा नाम अब्दुल रऊफ़ है और मैं कराची से ताल्लुक़ रखता हूँ। ये बात 2022 दिसंबर की है। हमारी पूरी फैमिली शादी में गई थी। हमारे बहुत करीबी रिश्तेदारों की शादी थी। हम शादी से वापस आ रहे थे। हम लोग घर की तरफ आ गए थे तो मैं बाहर ही रुक गया अपने दोस्तों के साथ। हम 4 दोस्त थे। हफ्ते की रात थी, हम होटल पर चले गए। शादी से आए थे, कपड़े भी नहीं बदले थे और मुझे परफ्यूम्स और इतर का बहुत शौक है। मैंने बहुत ज़्यादा ही परफ्यूम लगा रखा था। हम लोग सुबह 4 बजे तक होटल पर थे। मेरे वालिद की कॉल आती है कि जल्दी घर आओ। मैं दोस्तों को बोलता हूँ कि मुझे घर छोड़ दो। दोस्त बोलते हैं अब्बू को बोलो नमाज पढ़कर ही आएंगे। मैंने बोला नमाज में वक्त है, मुझे घर छोड़ दो वरना मेरे अब्बू गुस्सा हो जाएंगे। तो वो लोग बात नहीं मान रहे थे। मुझे गुस्सा आया और मैं अकेला ही निकल गया। चलते चलते घर के करीब आ गया तो एक दरख्त के पास रुक गया। वहां देखा तो एक बुढ़िया सी औरत दरख्त के पीछे बैठी हुई कुछ पढ़ रही थी। अदनान भाई, उसे देखकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरी कुछ भी करने की हिम्मत नहीं थी। मैं चुपचाप वहीं बैठ गया और वो औरत रुकी भी नहीं, ना इसने मेरी तरफ देखा। फिर मुझे होश आया कि मुझे घर जाना है। मैं उठा और जैसे ही आगे बढ़ा तो औरत बोली, अब नहीं जाओ, यहाँ बैठ जाओ मेरे पास। ये सुनते ही मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मैं भागा वहां से। जैसे ही भाग रहा था तो ऐसा लग रहा था मेरे दिल में कुछ हो रहा है। मैं घर पहुंच गया और घर में सब सो रहे थे। मेरे वाली जाग रहे थे मेरे लिए कि मैं आऊं। इन्हें दरवाजा बंद किया और पूछा, क्या हुआ? मुझसे कुछ बोला नहीं जा रहा था। मैंने कहा, कुत्ते पीछे लग गए थे, बस मेरा ये एक झूठ मेरे गले आ गया। इसके बाद मैं बीमार होने लगा। मुझे टाइफाइड हो गया। जब उससे सेहतयाब हुआ तो फिर बीमार हो गया, लेकिन रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आया। मेरे वालिद काफ़ी समझदार हैं। उनको सब समझ आ गया कि उन सब का क्या मतलब है। मैं अच्छा खासा सेहतमंद था और इसकी वजह से बहुत कमज़ोर हो गया था। मेरे वालिद ने हजरत को दिखाया तो इन्होंने कहा, इस पर किसी ने मुवक्किल छोड़े हैं। मुझसे पूछा कि ऐसा कुछ हुआ था तो मैंने बताया कि 2 माह पहले जब शादी से आए थे तो मैं घर अकेला आ रहा था। एक औरत कुछ पढ़ रही थी। मैं इसके पास बैठ गया और ये सब हो गया। मेरे अब्बू बहुत गुस्से हुए और बोलने लगे कि ऐसा सब हुआ और तुमने बताया भी नहीं। हजरत ने बात की मुवक्किल से। वो बोल रहे थे कि इसने हमारी फरियादें पढ़ते हुए देख लिया और इस पर जाने का बोल दिया। हजरत ने इन्हें कहा कि ये बच्चा है, चली जाओ इसके पास से वरना सबको जला दूंगा। वो चली गई। इन्होंने एक माजून दिया और कहा, इसे मगरिब की नमाज के बाद खाओ, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस कभी कभी ऐसा लगता है कि वो औरत मुझे दिखाई देती है और मेरे ख्वाब में भी आती है। बहुत शुक्रिया, आपने अपनी स्टोरी शेयर की। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम अर्दुगान है और मैं इंडिया से हूँ। सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन में गलती हो गई हो तो। हम 3 भाई हैं। मैं सबसे बड़ा हूँ, दरमियान वाला हंजला और सबसे छोटा इमाद। ये वाकया मेरे दरमियान वाले भाई हंजला के साथ हुआ जब वो 16 साल के थे। इस कहानी की तकरीबन 2 साल हो गए। इससे पहले हम उन सब चीज़ों पर बिल्कुल यकीन नहीं करते थे, लेकिन इस दिन हमारी ये गलतफहमी टूट गई। हफ्ते की शाम थी, मैं घर था तो सोचा कि आज दोनों भाइयों को लेकर कहीं जाऊं। फिर मेरा प्लान बना कि एक मॉल जाने का। हम मॉल गए। वहाँ एक हॉरर हाउस की ओपनिंग हुई थी। हम लोग एंजॉय करने चले गए। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जो हंसला है इन्हें इन सब चीज़ों से बहुत डर लगता है, लेकिन इमाद बहुत बहादुर है और मैं भी। हम लोगों ने एंट्री की। वहाँ का माहौल बहुत खौफनाक था। हंसला बहुत डर गए और ऐसा लग रहा था कि वो वहीं बेहोश हो जाएंगे।
अगर हम सही वक्त पर इन्हें बाहर ना ले जाते। हम पार्किंग लाइन में गए, वहां से कार निकाली और बैठ गए, लेकिन हंसला रास्ते में बिल्कुल चुप थे। और जब मैंने इन्हें हाथ लगाया तो मालूम हुआ कि इन्हें बहुत हाई फीवर हुआ। हाँ, मैंने डॉक्टर के पास लेकर गए, दवाई ली और घर ले आए। अम्मी को मालूम हुआ तो वो परेशान हो गई और हमें डांट दिया कि तुम लोग इन्हें क्यों लेकर गए। मैं आपको बताता चलूं कि हमारे घर माशाल्लाह काफ़ी बड़ा, इसमें 6 बेडरूम है और 2 किचन, और बाहर एक यार्ड है, एक मिनी बंगला टाइप है। और हमारी एक आदत थी कि हम लोग रात में सोते वक्त पूरे घर की लाइट्स ऑफ करते थे, कुछ भी चल नहीं रहा होता, पहले से आदत थी। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि आगे कहानी में कंफ्यूजन ना हो। मम्मा ने इन्हें इनके बेडरूम में ले जाकर सुला दिया। अम्मी हंसला के साथ सोती थी क्योंकि इन्हें इनसे बहुत अटैचमेंट थी। फिर हमने रात का खाना खाया और सब अपने रूम में सोने चले गए। मम्मी को रात में अक्सर जल्दी नींद नहीं आती थी, वो रात 3-4 बजे तक जागती थी। उस दिन ये अम्मी की जुबानी है। रात के तकरीबन 3:20 का वक्त हो रहा था। अम्मी उठी, पानी पिया और विंडो के बाहर देख रही थी। वो बताती हैं कि जैसे ही मैं मुड़ी, मैंने देखा कि हंसला बेड पर नहीं है, वो जमीन पर है और उन्हें कोई हाथ से पकड़कर मजीद घसीट रहा और वो हॉल में ले जा रहा। अम्मी बहुत इन्हें बचाने की कोशिश की और लाइट्स के स्विच भी दूर थे, उनकी आवाज भी नहीं निकल रही थी। इन्होंने हंसला का पांव पकड़ा ताकि वो आगे न जाए, जो कि मेन डोर की तरफ खींचे जा रहे थे। वो आयतल कुर्सी पढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उनकी आवाज गले से बाहर नहीं निकल रही। मेरी अम्मी माशाल्लाह सेहतमंद है। वो बताती हैं हंसला को खींचते खींचते उस मखलूक ने अम्मी को भी घसीट लिया, जो कि नामुमकिन था किसी आम आदमी के लिए। अम्मी ने जब जोर जोर से या अल्लाह मेरे बच्चे की हिफाजत कर चिल्लाया, इस चीज ने उठाकर हंसला को जोर से दीवार पर पटक दिया। हमें आवाज आई, हम भाग कर आए। देखा तो अम्मी हंसला को गले लगाकर बहुत रो रही थी। हंसला के सर से खून आ रहा था। इन्हें हॉस्पिटल लेकर गए, तभी इन्हें खून की उल्टियां बंद नहीं हुई, पूरे होंठ फट चुके थे। ऐसा लग रहा था जिंदा लाश बन गया। हम सब बहुत डर गए। हॉस्पिटल से 5 दिन बाद घर आए। हंसला से पूछा कि तुम्हें क्या हुआ, तो वो बताते हैं बड़े साइज का साया उनका हाथ पकड़कर घसीटने लगा, और जब उन्होंने इसे देखा तो वो वहीं बेहोश हो गया। इसके बाद सीधा हॉस्पिटल में आंख खुली। हम सब पर खौफ तारी हो गया था कि हमारे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ और अचानक से इतना बड़ा हादसा हो गया। हम मौलाना के पास भी गए। इन्हें बताया शायद वो एक बुरा जिन था और हंसला को देखकर इस पर फिदा हो गया, या फिर मस्ती कर रहा था, पता नहीं। मैं ये भी बताता चलूं कि माशाल्लाह हंसला बहुत खूबसूरत है। इनके बाल कांधे तक आते हैं, ब्राउन आंखें हैं और इनकी आवाज़ भी बहुत प्यारी है। जब भी बाहर जाते हैं अच्छे कपड़े पहनकर अक्सर इन्हें नज़र लग जाती है। इन्हें परफ्यूम लगाना बहुत पसंद है, इसलिए शायद वो जिन था, वो फिदा हो गया। मौलाना ने बताया कि कोई बुरे जिन भी होते हैं, वो इन्हें साथ ले जाना चाहता होगा, लेकिन अम्मी बीच में आ गई तो वो कामयाब नहीं हुआ। पूरा 1 साल तो अक्सर हंसला को कोई पीछे से हल्का सा टच भी करता, इनके कांधे पर या पीठ पर, वो 3 से 4 फीट हवा में उछल जाते डर के मारे। हमारे लिए एक टर्निंग पॉइंट था। हमारी सोच सब बदल गई। पहले हमें लगता था कि ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन जब हम पर बीती तो हमें एहसास हुआ वो एक एक रात हमारी फैमिली के लिए कितनी मुश्किल होती थी। इसके बाद भी हंसला के साथ बहुत वाकयात पेश आए। इंशाल्लाह फिर कभी बताऊंगा। आप मुझे अपना भी ओपिनियन बताएं इस केस को लेकर। हम अभी तक डरते हैं, हंसला को अकेला छोड़ते नहीं हैं, और अब रात में भी लाइट्स ऑन करके सोने की आदत हो गई है ताकि घर में अंधेरा ना हो। तो ये मेरी स्टोरी थी, इसे शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की स्टोरीज आपको पसंद आई होंगी। स्टोरीज पसंद आई हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर लें। यही मेरी एक मोटिवेशन है। उम्मीद करता हूँ आप लाजमी करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग स्टोरी में।
अल्लाह हाफिज़।